मॉर्निंग एवरीवन। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। आज हम लोग लखनऊ सेंटर में हमारी आज क्लास से हम लोग लाइव आए हैं। देखिए हम लोग आज क्या है कि हम लोग 15 दिन का एस्टिमेशन का कोर्स हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज हमारे सारे स्टूडेंट्स यहाँ जितने इंजीनियर्स बैठे हैं ये सारे मेरी क्लास से जो है आज एक एक चीज़ में प्रेजेंटेशन देंगे। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम दिनेश प्रजापति फ्रॉम बिहार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सेंट्रल लाइन लेआउट के बारे में। तब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम सेंट्रल लेआउट करने जाते हैं तो मेरा जो ड्राइंग रहता है, जो आर्किटेक्ट बनाया रहता है और जो प्लॉट का साइज रहता है, इस पर सब लिखा हुआ रहता है ड्राइंग पे। सबसे पहले इस पर जो नोटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है उसको हम पढ़ लेते हैं। सेंट्रल लाइन लेआउट करने से पहले हमको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए। तो वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कम से कम 50 मीटर तक का मेजरमेंट टेप रहना चाहिए और एक मेजरमेंट टेप 5 मीटर का रहना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लाइम पाउडर जो चूना हमारा रहता है वो हमारे अवेलेबल रहना चाहिए। और उसके साथ मेरा हैमर, जो उसको हथौड़ा बोलते हैं हम लोग, हथौड़ा भी रहना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारा ये भी मटेरियल है जो हमारा थ्रेड रहता है, थ्रेड भी रहना चाहिए। और हमारा जो बुर्जी रहता है, जो मार्किंग करते हैं बुर्जी के लिए, जो इस ड्राइंग में दिखा रहे हैं आपको, हमें यहाँ पे जो मार्किंग किया है ये बुर्जी है हमारा। और जो नेल्स रहता है। और उसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग देखते हैं। हमारा ये मेरा रोड हो गया। अब क्या करते हैं, मेरा ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जो 5 मीटर का लेते हैं। साइज है ए और बी पॉइंट ले लेते हैं जिसका हमारा लंबाई है 12.5। अब इसका हम क्या करते हैं कि हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस इसका हम निकालेंगे तो हम इसका 12.5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारा निकल कर आएगा 13.46। अब क्या करते हैं, इसको हम थर्ड पॉइंट लेने के लिए यहाँ से हम जो टेप लेते हैं उसको हम खींच कर लाते हैं यहाँ पे। ये हमारा 13.46 का यहाँ पर मार्किंग कर नेल्स लगा देते हैं। इसके बाद हम फिर से हम यहाँ पे इसका हमारा पॉइंट 12.5 और फिर हम इसका हाइपोटेनियस निकालते हैं। ये मेरा 17.8, इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे 17.8 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर, ये मेरा निकल कर आएगा 21.5। यहाँ पे तो मेरा 0 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो मेरा मेजरमेंट टेप रहता है उसको खींच कर लाते हैं। इतना टाइट करेंगे कि मेरा जो पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं, जो नेल्स पकड़ते हैं, वो नेल्स पकड़ने का तरीका ऐसे रहना चाहिए मेरा, ऐसे। और जो मेरा टेप जो रहता है मेजरमेंट टेप, उसको बीच उंगली से दबाए रखते हैं। इसके बाद मेरा एक पॉइंट आ जाएगा 21.5। ऐसे करके हम अपना सेंट्रल लाइन लेआउट निकालते हैं। और सेंट्रल लाइन लेआउट निकालते समय हम क्या करते हैं, जो इसमें हमारा प्लॉट का साइज दिया रहता है और उस पर हम बुर्जी, हमारा प्लॉट का साइज है। अब बुर्जी क्यों लगाते हैं, क्या होता है कि जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो एक्सकवेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जब मिट्टी वट्टी जैसे लगता है, जो हम एक्सकवेशन कराते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी से ढक जाता है लाइनिंग। इससे पहले हम क्या करते हैं कि बुर्जी लगाते हैं। यहाँ पे बुर्जी लगाते हैं और इस पे हम पॉइंट अपना लिख देते हैं। और बुर्जी कहाँ पे लगाते हैं, जो हम इसका बीचों बीच सेंटर रहता है, इस पे हम मार्किंग करके लगा देते हैं। Good morning to all of you. My name is Abu Saleh. First of all, I like to thank Civil Guruji for providing me this platform to enhance my presentation skill. Today I will learn about flooring, how we will perform the flooring in the building. We are using some material like granite and tiles and marble. Next slide देखते हैं। ये हमारी फ्लोरिंग में यूज होने वाले मटेरियल है। जैसे मार्बल हम लोग यूज करते हैं, ग्रेनाइट यूज करते हैं और टाइल्स यूज करते हैं। लेकिन हम लोग ये डेली लाइफ में इसे देखते हैं, इस तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं जानते कि कौन सी रॉक से क्या बनता है। मार्बल कौन सी रॉक से मैन्युफैक्चर होता है और टाइल्स कौन सी रॉक से मैन्युफैक्चर होता है और हमारा ग्रेनाइट कौन सी रॉक से मैन्युफैक्चर होता है। सबसे पहले हम इसका ब्रीफ डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में ब्रीफ डिफरेंस क्या है। पहले हम मार्बल देखते हैं। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है सेडिमेंट्री रॉक से। और सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है जो हमारे जीवन लाइफ में पेड़ पौधे सेडिमेंट हो जाते हैं हमारे जमीन के नीचे। उसके बाद कई सालों सदियों बाद जो रॉक फॉर्म होती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। वहां से ट्रांसफॉर्म होकर हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है। उस रॉक से हम मार्बल मैन्युफैक्चर करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। उसके बाद हम आते हैं टाइल्स पे। टाइल्स एक मैन मेड मटेरियल है जिसे हम सिरेमिक, स्टोन, मेटल एंड इवन ग्लास यूज करके बनाते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, प्लांट में। उसके बाद आता है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। इसको जानते हैं हम इग्नियस रॉक। मैग्मा लावा, मैग्मा लावा से हमारा इग्नियस रॉक मिलता है जो वॉल्केनिक इरप्शन पे निकलता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। पहले मार्बल की देखते हैं। मार्बल और ग्रेनाइट की ड्यूरेबिलिटी में बहुत फर्क होता है। जो मार्बल होता है वो कम टेम्परेचर बियर करता है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेनाइट, और जो ग्रेनाइट होता है वो किचन वगैरह में यूज होता है क्योंकि
ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है। ज़्यादा टेम्परेचर बियर करने की वजह से इसमें क्रैकिंग नहीं आती। और ग्रेनाइट की हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ मार्बल। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। ये हमारा मार्बल है, देख लीजिए घरों में इंटीरियर भी में यूज होता है, इसको इंटीरियर डेकोरेटिव यूज करता है। आर्किटेक्ट आपको बना के देगा डिजाइन, आपको कहाँ कहाँ यूज करना है यूज करेंगे उस हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा टाइल्स। टाइल्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहले हम देखेंगे कौन कौन से टाइल्स कहाँ कहाँ कैसे यूज होती है और कौन कौन से टाइप होती है उसके। पहले विट्रीफाइड टाइल्स देखते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स एंड सिरेमिक टाइल्स। विट्रीफाइड टाइल्स ये होती है जो कम वाटर एब्जॉर्ब करती है। इसका ज्यादा से ज्यादा यूज बाथरूम में होता है और WC में होता है। उसके बाद आता है सिरेमिक टाइल्स। सिरेमिक टाइल्स पोरस होती है, ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है और इसलिए 10 to 14% वाटर एब्जॉर्ब करती है। ये हमारा है विट्रीफाइड टाइल्स। इसके बाद जो अलग अलग टाइप की होती है, डबल चार्ज, सिंगल चार्ज और फुली ग्लेज्ड होती है। डबल चार्ज हमारी जो होती है, और ये बताया गया है शाइनी बेस एंड सीमेंटियस बेस। इसका शाइनी बेस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ सिंगल चार्ज। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी सिरेमिक टाइल्स है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाया है हमने। एंटी स्किड होती है हमारी सिरेमिक टाइल्स और डिजिटल पिक्चर हम इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट में बनाई जाती है, वहां पे आप जो चाहें ऐड करवा सकते हैं। इसके यूज होते हैं बाथ, टॉयलेट, वॉशिंग एरियाज में। ये हमारी ये सिरेमिक टाइल्स देख लीजिए, ये टूटी हुई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है। अब उसके बाद कोटा स्टोन भी हम यूज करते हैं। कोटा स्टोन की ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे नॉन पोरस होता है, मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है। कोटा स्टोन जो होता है वो कूल रहता है, जो समर में हमारा अंडरफुट ये बहुत ज्यादा कूल रहता है, कंफर्ट फील कराता है हमें। और ये चीपेस्ट स्टोन होता है जो हमें मार्केट में चीपेस्ट प्राइस पे प्रोवाइड हो जाएगा। ये है हमारा कोटा स्टोन। इसके बाद हम देखते हैं टर्म्स यूज इन एस्टिमेशन ऑफ फ्लोरिंग। अब हम लोग सीख रहे हैं एस्टिमेशन, तो हमें ये तो सीखना होगा कि हम कौन सा टर्म यूज करेंगे एस्टिमेशन में, उसको कैसे जानेंगे, क्या होता है वो। सबसे पहले देखेंगे स्कर्टिंग। स्कर्टिंग क्या होता है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद होता है डैडो। डैडो हम लोग वॉल पे लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, 1.52 मीटर तक एबव लगाते हैं। उसके बाद आता है सील जैम सॉफिट। सील जैम सॉफिट जो वर्टिकल होता है हमारे विंडो का, उसे हम जैम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम सील बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसे हम सॉफिट बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम स्कर्टिंग। स्कर्टिंग की हमारी हाइट होती है 4 इंच to 6 इंच एंड ये प्रोटेक्ट करता है वॉल फ्रॉम एक्सीडेंटल नॉक्स। जब हम बेड वगैरह इधर उधर खसकाते हैं तो स्कर्टिंग नीचे लगता है वो, तो इस नॉक से हमें वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है डैडो। डैडो की हाइट होती है 1.8 मीटर to 2.5 मीटर, और ये हमारा सीपेज प्रिवेंट करता है। बाथरूम में और दीवार के ऊपर पानी जाता है, जिसकी वजह से सीपेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसको रोकने के लिए हम लोग डैडो लगाते हैं ताकि वो पानी आराम से नीचे आ जाए या सूख जाए, सीपेज ना हो और हमारी वॉल खराब ना हो। ये हमारा कुछ डैडो है बाथरूम में। इसके बाद हम विंडोज सील जैम सॉफिट देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था जो वर्टिकल पार्ट होता है इसको जैम ऑफ ओपनिंग बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल बेलो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको हम सिल बोलते हैं, और एबव हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है उसको हम सॉफिट बोलते हैं। अब हम लोगों ने इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखा है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम एस्टिमेट करेंगे कैसे, क्या क्या इसमें कौन चीज स्क्वायर फीट में लेंगे, कहाँ क्या यूज होगा। उसको जानने के लिए पहले हम आर्किटेक्ट का प्रोजेक्ट ड्राइंग देखेंगे। प्रोजेक्ट ड्राइंग में हमें एक ड्राइंग मिलेगी फ्लोरिंग डिटेल्स की, ग्राउंड फ्लोर डिटेल्स की। इसमें पूरी स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा कि कहाँ कौन सी टाइल्स हमें यूज करनी है। इस ड्राइंग में दिया हुआ है बाथरूम, किचन, बालकनी, वॉश, और ये फ्लोरिंग है हमारा। ये डैडो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं पहले विट्रीफाइड टाइल्स हमारी कहाँ कहाँ यूज हो रही है। उस स्पेसिफिकेशन में हम देख लेंगे कि हमारी विट्रीफाइड टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, डैडो, ये सब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे। पहले विट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग देखते हैं। फ्लोरिंग बेडरूम 1। बेडरूम 1 की हम देखते हैं हमारे ड्राइंग में 4 बेडरूम है जिनकी साइज 3.075 इंटू 3.525 है। उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि हमें स्क्वायर फीट में निकालना है। हमारी पूरी टाइल्स, मार्बल सब स्क्वायर फीट में लगेगा। इसके बाद हम स्कर्टिंग देखते हैं। स्कर्टिंग हमें स्क्वायर फीट में निकालने के लिए स्कर्टिंग की हाइट चाहिए होगी जो हमें ड्राइंग से प्रोवाइड हो जाएगी। और स्कर्टिंग हम देखते हैं बेडरूम 1 एक्स वाई लेंगे क्योंकि एक्स और वाई की लेंथ अलग अलग होती है, इसलिए हम एक्स लेंगे। एक्स हमारा 8 है और उसकी लेंथ 3.075 है, और हमारे स्कर्टिंग की हाइट 0.15 है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 3.690 मिल जाएगा स्क्वायर फीट में। अब हम देखते हैं कोटा स्टोन। कोटा स्टोन हम कहाँ कैसे यूज करते हैं। कोटा स्टोन भी हम साइड बालकनी में यूज करते हैं। हमें ये भी स्क्वायर फीट में चाहिए होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी साइड बालकनी 4 है और उसमें हमें कोटा स्टोन 1.2 मीटर तक लगाना है। उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, हमें स्क्वायर मीटर में मिल जाएगा। ये हमारे कोटा स्टोन के पूरा एस्टिमेशन है। आप देख सकते हैं स्क्वायर फीट में निकाला हुआ है और कहाँ कहाँ कैसे मल्टीप्लाई कराया हुआ है। हमने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ आइटम पहले हम लेते हैं, फिर उसकी लेंथ ले लेंगे, विड्थ ले लेंगे, ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद कवर्ड पार्किंग एरिया जो भी है
उसके नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, उसकी जो हाइट है। इसके बाद हम ग्रेनाइट, ये पूरा ग्रेनाइट का है। ग्रेनाइट हम इंटरेस्ट स्टेप जहां भी लगाएं, ये पूरा ग्रेनाइट लगाए हुए हैं। उसका हमारा नंबर ऑफ आइटम, लेंथ और हाइट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें स्क्वायर फीट में ग्रेनाइट मिल जाएगा। यह सिरेमिक टाइल्स है, इसको भी हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं सब कुछ दिखाया गया है इसमें। जैसे बेडरूम 1 में हमारा 4 बेडरूम है और लेंथ दी हुई है यहाँ, लेंथ विड्थ, क्योंकि हमें स्क्वायर फीट में से निकालना है तो लेंथ विड्थ का मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम सूरज कुमार है एंड आई एम फ्रॉम बिहार सासाराम। एंड आज हम बात करेंगे बीओक्यू के बारे में, मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में। बिल ऑफ क्वांटिटी जो होता है एस्टिमेशन के बाद का एक मेन टॉपिक होता है, मेन पार्ट होता है। अगर आप एस्टिमेशन निकाल लिए हैं और उसके बाद उसका बिल नहीं निकालें, उसका रेट नहीं निकालें, तो आपका कोई एस्टिमेशन का कोई फायदा है नहीं। इसलिए हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं। तो बिल ऑफ क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग को दिया रहता है CPWD, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा नॉर्म्स दिया रहता है, उसके हिसाब से निकालते हैं हम लोग। तो आइए हम बात करते हैं कि होता क्या है बिल ऑफ क्वांटिटी। तो बिल ऑफ क्वांटिटी वही होता है टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी क्या, जो एस्टिमेशन शीट हम लोग लेते हैं उसका जो हम लोग टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। जैसे आप साइट क्लीनिंग कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं, मतलब ऑल जो हम करते हैं उसका जो टोटल क्वांटिटी होता है इनटू रेट। तो रेट हम कहाँ से लेंगे, रेट लेंगे हमारा शेड्यूल ऑफ रेट SOR में दिया रहता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं DSR का, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी के पहले हमारा जो एस्टिमेशन हम लोग बनाते हैं किसी चीज़ का, जैसे प्लिंथ लेवल से लेके सब ऊपर तक जाते हैं, उसका हम लोग को प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किया है, जैसे फर्स्ट में मैंने साइट क्लीनिंग किया है, साइट क्लीनिंग के बाद एक्सकावेशन किया है, सैंड फिलिंग किया है, PCC किया, इस तरह से मैंने एस्टिमेशन निकाला है। एस्टिमेशन निकालने का देख सकते हैं आप, मैंने लास्ट प्रोसेस जो निकाला वो विंडो ग्रिल है। विंडो ग्रिल ये लास्ट प्रोसेस होता है हमारा एस्टिमेशन का, कि हम लोग को यहाँ इंड करना है। हम लोग को ये याद रखना है कि जो हम बिल ऑफ क्वांटिटी बना रहे हैं उसके पहले जो हमारा एस्टिमेशन शीट है वो कंप्लीट होना चाहिए, ऑल टू ऑल कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो उसके पहले हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी बना ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आइए हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट शीट हम लोग बनाते हैं बीओक्यू के बाद, बीओक्यू के आसानी के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट क्यों बनाते हैं, जैसे जो हम लोग जो एस्टिमेशन का शीट निकालते हैं वो तो बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग समराइज करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं जिससे समराइज हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जैसे समराइज किया है, यहाँ साइट क्लीनिंग होता है अप टू, उसके बाद एक्सकावेशन करते हैं। और इसमें हम लोग एक बात और ध्यान रखते हैं कि जो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी निकलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें समराइज करते हैं क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग को देखिए जैसे कि SOR पढ़ना रहता है, तो SOR में हमारा हर चीज़ दिया होता है कि हम जो साइट क्लीनिंग करेंगे, एक्सकावेशन करेंगे, हर चीज़ का उसमें रेट दिया होता है। बट उसमें भी हमारा कंडीशन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ साइट क्लीनिंग का कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कंडीशन है। देखिए जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन एंड इनइक्वलिटी नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डिप एंड डिस्पोजल ऑफ रबिश, लीड अप टू 50 मीटर एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर। मतलब इसका मतलब जो हमारा ग्राउंड है वो उसमें वेजिटेशन है और उसको हम लोग को 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ तक उठा के हम लोग को 50 मीटर दूर तक फेंकना है। उसके बाद आप सेकंड देख सकते हैं, उसी तरह हमारा होता है क्लियरिंग जंगल, मतलब अगर हमारा साइड जो है उसमें जंगल है, पेड़ पौधा है, उसके लिए हमारा अलग रेट आ जाता है। उसके बाद अगर सिर्फ ग्रास होता है उसको रिमूव करना है तो उसके लिए हमारा अलग रेट आ सकता है। और जो हम लोग ने जो एस्टिमेशन किया है उसमें हम लोग ने ये पॉइंट लिया है वेजिटेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है उसमें वेजिटेशन है, इसलिए हम लोग ने वेजिटेशन का पॉइंट लिया, जिसका रेट आप देख सकते हैं 24.35 रुपया है। उसके बाद बात करते हैं साइट क्लीनिंग हो गया, उसके बाद हम लोग एक्सकावेशन करते हैं। तो एक्सकावेशन में भी रूल होता है। क्या रूल होता है कि हमको पहले 1.5 मीटर डीप तक करना होता है, उसके बाद अगर दूसरा कर रहे हैं तो उसके लिए अलग क्वांटिटी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ किया है, ये पढ़ सकते हैं आप, अर्थवर्क इन एक्सकावेशन बाय मैकेनिकल मीन्स हाइड्रोलिक एक्सकावेटर, मैनुअल मीन्स इन फाउंडेशन ट्रेंच और ड्रेन नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विथ और 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, include dressing of sides and ramming of bottoms, lift up to 1.5 meter including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil is directed with a lead up perimeter। मतलब इसे बोल रहा है कि हम जो करेंगे वो हाइड्रोलिक की मदद से करेंगे, मतलब आप जेसीबी मान सकते हैं, जेसीबी की मदद से करेंगे। और यहाँ पे हम लोग 1.5 मीटर ही करेंगे, उसके लिए हमारा रेट जो दिया हुआ है वो है 252 रुपये 30 पैसा। इसी तरह हम लोग हर चीज़ का निकालते हैं, जैसे प्लास्टरिंग वर्क हो गया, वुड वर्क हो गया, फ्लोरिंग हो गया, हर चीज़ का से टाइल्स हो गया, हर चीज़ का हम लोग को एस्टिमेशन के बाद हम लोग को बीओक्यू निकालना पड़ता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बिल ऑफ क्वांटिटी बनाया है। मैंने अर्थवर्क में क्या किया, साइट क्लीनिंग किया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइट क्लीनिंग में जो हमारा साइट है उसमें वेजिटेशन है, इसीलिए मैंने वेजिटेशन का पॉइंट लिया है।
और क्वांटिटी मैंने जो क्वांटिटी होता है वो एस्टिमेशन शीट में जो हम लोग बनाते हैं उसका क्वांटिटी लेते हैं इनटू जो एसवार जो हम लोग डेली शेड्यूल रेट यूज कर रहे हैं उसका हम लोग को रेट लेना पड़ता है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको आइए बताते हैं। तो पहले हम लोग को क्वांटिटी लिखना होगा, उसके बाद हम लोग उसका रेट लिखते हैं। क्वांटिटी इंटू रेट करते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है। इसी तरह हम लोग को हर चीज़ का करना है, जैसे मैंने एक्सावेशन का किया है उसका भी लिया है टोटल क्वांटिटी इंटू अमाउंट, देख सकते हैं आप जैसा कि मैंने किया है यहाँ पे। अब आपको बताना चाहूँगा जैसे इसी तरह हम लोग को हर चीज़ का बीओक्यू निकालना है। हर चीज़ का बीओक्यू आपने निकाल लिया, उसके बाद हम लोग को उसका लास्ट प्रोसेस भी करना पड़ता है। जैसे कि आपने बीओक्यू में पहले टोटल कॉस्ट निकाल लिया, टोटल कॉस्ट तो आप जानते होंगे कैसे निकालेंगे, पूरा को प्लस कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं 5% इलेक्ट्रिक के लिए। मगर हमारा मान सकते हैं आप, अगर हमारे बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है तो उससे 5% मतलब 5 लाख रुपया हम लोग इलेक्ट्रिक यूज के लिए लगाते हैं कि हम लोग कहाँ बोर्ड लगा, कहाँ क्या लगा इलेक्ट्रिक यूज के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड 3% कंटिजेंसी करते हैं कि कहीं रेट घटा किसी चीज का, कहीं रेट बढ़ा या कहीं कुछ घट गया या किसी क्लाइंट का कुछ बढ़ाना है, इसलिए हम लोग 3% कंटिजेंसी करते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रैंड टोटल इसका निकालते हैं। देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पूरा निकाला हुआ है, हर चीज का लेके हर चीज का निकाला हुआ है। एंड थैंक यू इंजीनियर्स।